स्ट्रेस और स्ट्रेन पर हमने बात की। अब हम देखेंगे कि जब हम किसी स्पेसिफिक मटेरियल पर ये स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, यानी उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और जो चेंजेस उसमें आते हैं लेंथ में या फिर वॉल्यूम में या फिर उसके शेप में, क्या वो कांस्टेंट होते हैं या वो वेरिएबल होते हैं, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों को एक रिलेशनशिप में अगर हम स्टडी कर लें। कि सपोज फर्स्ट अगर हम लीनियर से स्टार्ट कर लें, लीनियर से इलास्टिक कांस्टेंट्स इनको हम क्यों कहते हैं? देखिए, जिस तरह के पहले हमने पढ़ा था कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो उनमें जो चेंज आता है वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। जितने वो स्ट्रांग होते हैं फोर्सेस, तो आप हार्डली उसको चेंज कर सकते हैं। अगर फोर्सेस जो है वो वीक है तो आप इजीली उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें चेंज ला सकते हैं। तो एक्चुअली जो रेजिस्टेंस होता है या जो वो अपने शेप को वापस अटेन करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी, इस प्रॉपर्टी को। सो इसीलिए जो कांस्टेंट होते हैं उनको भी हम कहते हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स। और कांस्टेंट कैसे होते हैं कि अगर सपोज आप इस पर इनवर्ड, ये आप स्प्रिंग कंसिडर कर ले। फर्स्ट मैं इसको यू डिनोट करता हूं, ये सपोज एक स्प्रिंग है, कोई भी स्प्रिंग आप कंसिडर कर सकते हैं। अब इस स्प्रिंग को अगर हम इसकी लेंथ चेंज करना चाहें, जिस तरह के पहले हमने देखा, सो हम इसको दो तरीकों से इसकी लेंथ चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये है कि आप स्प्रिंग को इनवर्ड, जो एंड्स हैं उनसे इनवर्ड इसको कंप्रेस कर लें, यू यहां से एक फोर्स एक्सर्ट कर ले राइट की तरफ और यहां से एक फोर्स एक्सर्ट कर ले लेफ्ट की तरफ। एक्चुअली जो ऊपर एरो है वो वेक्टर के लिए है और जो फोर्सेस की डायरेक्शन है वो हम नीचे ये जो एरोज है यहाँ से डिनोट कर रहे हैं। सो अगर आप इनको कंप्रेस कर लें तो देखिए इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। यानी हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, जो स्प्रिंग है उनके टर्न्स को हमने करीब ले आया। अगर हम करीब ले आए तो इसमें चेंज आएगा और इस तरह के चेंज को हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिव, सॉरी जो स्ट्रेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। और इसी तरह अगर आप इसके अगेंस्ट यहां पर यू फोर्सेस एक्सर्ट कर लें इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी इस एंड को बाहरी की तरफ खींचे, सो फिर यहां पर क्या होगा, स्प्रिंग की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप उसको इलांगेट कर रहे हैं, इलांगेट कर रहे हैं यू, ये हम इसको इलांगेट कर रहे हैं। सो देखिए आपके स्प्रिंग की जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी। सो दोनों केसेस में चेंजेस आ रहे हैं। अब यहां पर जो चेंज होगा वो कौन सा होगा, टेंसाइल, सॉरी जो स्ट्रेस होगा उसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। और दोनों, आप ये बात याद रखिए कि दोनों जो है वो है स्ट्रेस रिलेटिंग टू लेंथ, एक में कंप्रेशन दूसरे में इलांगेशन। सो दोनों को कंबाइन फिर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं। और इसी तरह जो चेंज इसमें आता है पर यूनिट लेंथ, जिसमें चेंज आता है उस चेंज को फिर हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। यानी चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। इसी तरह अगर हम इन दोनों को रिलेट कर लें तो देखें जो हमारे पास स्ट्रेस है उसको हम यूं लिखते हैं, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। अब यहां पर आप कितने एरिया पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो आपको स्ट्रेस देगा। इसी तरह अगर हम स्ट्रेन देखें, जिसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, वो अगर हम लीनियर जो स्ट्रेन है वो देखें रिलेटिंग टू लेंथ, सो वो इक्वल होगा चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। अब अगर आप देखें यहाँ पर इसकी जो यूनिट है हमारे पास वो हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि एक्चुअली इक्वल है पास्कल्स के, जो कि यूनिट है प्रेशर की भी। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो दोनों एक रेशो है एक जैसे सेम क्वांटिटीज की, तो इसकी कोई यूनिट नहीं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। जिस तरह की मीटर पर मीटर है कैंसिल आउट हो जाते हैं, कोई इसकी यूनिट नहीं। तो इसका मतलब ये कि अगर हम इन दोनों की रेशो देखें, यानी आप एक स्पेसिफिक मटेरियल पर स्ट्रेस अप्लाई करते हुए हम देखते हैं कि उस स्ट्रेस की वजह से उसमें कितना चेंज आ रहा है। सो उसको फिर हम स्ट्रेन से डिफाइन करते हैं उस चेंज को। सो हम अगर यूं लिखे कि इन दोनों की जो रेशो है, स्ट्रेस टू स्ट्रेन, इनकी जो रेशो है, अगर हम लीनियर क्वांटिटीज जो है वो रिलेट कर रहे हैं, तो फिर इस रेशो को हम क्या कहते हैं, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। और ये एक्चुअली हमें देता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप कंप्रेस करते हैं या उसको इलांगेट करते हैं, सो उसको एक यूनिट एक्सटेंशन के लिए
कितना उसमें जो स्ट्रेस है वो कितना फोर्स रिक्वायर्ड है उस चीज वो चीज आपको बताता है। सो एक्चुअली अगर हम यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटीज इसको लिखना चाहें, सो देखिए हम यूँ लिख सकते हैं, यंग मॉड्यूलस की जो क्वांटिटी जो वैल्यू है वो यूँ बन जाएगी, जो स्ट्रेस है उसकी वैल्यू है एफ बाय ए डिवाइडेड बाय जो हमारे पास स्ट्रेन है उसकी वैल्यू है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, ये उसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह आप यहां से देख रहे हैं कि दोनों की रेशो है, और एक्चुअली ये रेशो हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक मटेरियल के लिए इसको हम कहते हैं इलास्टिक कांस्टेंट। यानी अगर आपके पास एक मटेरियल है, कोई रबर है फॉर एग्जांपल, उस पर आप स्पेसिफिक स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं और जो चेंज उसमें आता है उसको हम स्ट्रेन से डिफाइन करते हैं। सो जितना आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे उतनी ही रेशो के साथ स्ट्रेन बढ़ेगी, स्ट्रेन की वैल्यू जितना आप स्ट्रेस कम करेंगे उतनी ही वैल्यू के साथ स्ट्रेन जो है वो कम होगी। तो इसका मतलब यह है कि इसकी जो रेशो है वो स्पेसिफिक मटेरियल के लिए क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। और लेकिन इसके लिए कंडीशन भी है कि आप जो वैल्यू है फोर्स की वो एक स्पेसिफिक रेंज में रखेंगे, चूंकि इसकी हर एक ऑब्जेक्ट की एक इलास्टिक लिमिट होती है। अगर उसको आप क्रॉस करते हैं तो फिर उसमें परमानेंट चेंज आता है और बॉडी वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आती। इसीलिए इस तरह के कांस्टेंट्स को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट्स, क्योंकि आपने इसको इलास्टिक लिमिट के अंदर उस पर फोर्स अप्लाई करना है। अगर आप उसको क्रॉस करेंगे तो फिर ये वैलिड नहीं होगी इक्वेशंस। इसी तरह ये तो लीनियर आ गए। अगर हम फॉर एग्जांपल वॉल्यूमेट्रिक देखें, जिस तरह के हमने कहा कि वॉल्यूम में भी चेंज आ सकता है, फिर उसको हम बल्क स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। सो हम यूँ लिख सकते हैं, स्ट्रेन इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम, सो वो बन जाएगा वॉल्यूम, तो फिर वो हम ये यूँ लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। यानी ऑब्जेक्ट पर आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं और देख रहे हैं आप कि उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आता है, जिसको हमने एक इजी एग्जांपल से यूं पढ़ा था कि ये आप एक स्फेयर कंसिडर कर ले, मुख्तलिफ साइड से इस पर आप फोर्सेस एग्जर्ट कर रहे हैं, एक स्फेयर है। सो जब आप फोर्सेस इसको कंप्रेस करना चाहते हैं, एक रबर स्फेयर इसको कंसिडर कर ले जिसको आप इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। सो हमने देखा था कि अगर हम इस पर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट कर ले तो इसकी जो डायमेंशन है, जो उसका वॉल्यूम है, उसको हम कम कर सकते हैं और यूं हम वॉल्यूम उसका जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप वॉल्यूम किसी ऑब्जेक्ट का इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। सो अब यहाँ पर जो वॉल्यूम जो स्ट्रेन होगा वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा। इसी तरह जो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारे पास वही है, स्ट्रेस फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, और जो स्ट्रेन है वो हमारे पास आ जाएगा ये वाला स्ट्रेन। अब वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। सो अब यहाँ पर जो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, जो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा उसको हम कहते हैं बल्क मॉडुलस। यानी एक्चुअली जो कांस्टेंट है, यानी आप एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, सो वो वॉल्यूम में चेंज ला रहा है। तो जितने अमाउंट आप स्ट्रेस का इंक्रीज करते हैं उसके साथ साथ स्ट्रेन की भी वैल्यू उसी अमाउंट के साथ इंक्रीज होती है। सो ये बन जाएगा एफ बाय ए स्ट्रेन वही है डिवाइडेड बाय, अब चेंज आ रहा है वॉल्यूम में। सो ये भी एक स्पेसिफिक मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहता है और इसको हम डिनोट करते हैं के से। के इसका बल्क मॉडुलस है, उसका सिंबल है हमारे पास। अब इसका मतलब यह है कि अगर इस स्फीयर पर आप कोई स्पेसिफिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, तो वो इस पर कितना इसमें चेंज लाएगा। अगर आप उसकी वैल्यू चेंज कर ले स्ट्रेस की, तो फिर वॉल्यूम में भी उसी रेशो के साथ वैल्यू जो है चेंज रहेगी। यानी आप ये इंक्रीज डिक्रीज कर लें, सो इसमें जो इंक्रीज या डिक्रीज आएगा इस क्वांटिटी में स्ट्रेन में, वो आपको वैल्यू इसी के इक्वल देगी। यानी एक ही मटेरियल आप चेंज करेंगे तो फिर वैल्यू चेंज होगी, लेकिन एक ही मटेरियल के लिए इनकी जो वैल्यू है वो एक ही आएगी। आप इनको इंक्रीज डिक्रीज कर ले, लेकिन के की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। इसी तरह थर्ड हमारे पास था कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर ले, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। जिस तरह कि हम क्यूब का हमने एग्जांपल लिया था कि ये क्यूब का एक फेस कंसिडर कर ले जस्ट, और इस पर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर ले, यानी क्यूब है, हमने एक फेस इसका कंसिडर किया। तो अगर आप इस पर यूं फोर्स एक्सर्ट कर ले राइट की तरफ, सो इसका देखें ये फेस आपने फॉर एग्जांपल इस तरह डीफॉर्म कर दिया, इसमें चेंज लाया आपने फेस में। जब डीफॉर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो चेंज आ रहा है इसमें कितना आपने इसके फेस को यहाँ पर जो है डिस्प्लेस कर लिया। ये डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं, जो फेस है वो एक्स है। सो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर जो चेंज होगा उसको फिर हम कहते हैं शेयर
शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं और शेयर स्ट्रेन उसमें आ रहा है। एक शेयर स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस की वैल्यू वही रहेगी, फोर्स आप एग्जर्ट कर रहे हैं पर यूनिट एरिया, और जो शेयर स्ट्रेस होगा, सॉरी स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन होगा, सो उसकी वैल्यू फिर हमने देखा था कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा एक्स बाय एक्स से। एक्चुअली हम एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो कि हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फिर इन दोनों की जो हमारे पास रेशो है उसको हम क्या कहते हैं, शेयर मॉडुलस। तो ये बन जाएगा एफ बाई ए, यानी शेयर मॉडुलस को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ बाई ए स्ट्रेस की वैल्यू डिवाइडेड बाय, और जो शेयर स्ट्रेन है उसकी वैल्यू है डेल्टा एक्स बाय एक्स। और हमने देखा था कि इसको हम थीटा से बी हमने सिंप्लीफाई किया था कि इसको हम इन द फॉर्म ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं। सो आप इसको जस्ट इन द फॉर्म ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू है ये भी स्पेसिफिक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगी, तो इसीलिए हम इनको कहते हैं शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस की वजह से शेयर स्ट्रेन आएगा, और स्पेसिफिक मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहेगी, लेकिन डिफरेंट मटेरियल्स के लिए इनकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है।